तो दैट इज फोर प्रॉन्ग डायमेंशन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, या फिर फोर प्रॉन्ग्ड फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की। डायमेंशंस को अगर ना भी लगाएं तो फॉरेन पॉलिसी है, फोर प्रॉन्ग्ड फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की है। तो चार डायमेंशंस है इसकी। सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस, फिर है इमेज रीब्रांडिंग और पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन, रीबैलेंसिंग इन चेंजिंग पावर डायनामिक्स। ये चार आपने इस वक्त फॉरेन पॉलिसी डायमेंशंस को याद। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। Foreign policy means relations with other countries vis-a-vis or in terms of securing our own national interests। हमारे रिलेशंस चाइना के साथ इस तरह से कि हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स या हमारे नेशनल इंटरेस्ट्स को परसू किया जा सके, या हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ या रिलेशंस किसी और मुल्क के साथ। तो हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है, जो रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज के साथ, जिसको हम बोलते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी इज इंडिया सेंट्रिक। मोस्टली वी place India right in the center and make our foreign policy. So our foreign policy objectives are India oriented. सो हमारे इस वक्त चार मेजर डायमेंशंस जो इंटरनेशनल जो पंडित्स हैं या फिर स्कॉलर्स, उनकी जो डिबेट है उस वो इन चार को जो है वो बताती है कि नंबर एक है प्रिपेयर्डनेस, नंबर दो है इमेज रीब्रांडिंग, नंबर तीन है पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन, और नंबर चार है रीबैलेंसिंग इन चेंजिंग पावर डायनामिक्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। हमारी प्रिपेयर्डनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिपेयर्डनेस मींस आवर आर्मी इज वेल प्रिपेयर्ड टू एड्रेस द एक्सटर्नल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। I mean, external existential threat comes from India or to some extent from Afghanistan. However, most of the focus is India centric. उसमें चाहे हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी हो, जो कि इस वक्त हमने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को और लोअर किया हुआ है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को लोअर करने का मतलब ये है, पहले हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है ज़रा उसका बार हाई था। उसका मतलब ये है कि पहले हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी या हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी वो थी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की बेस के ऊपर। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कहते हैं कि जब हिंदुस्तान न्यूक्लियर हमला करेगा तो पाकिस्तान विल गिव अ fitting reply in the same coin Pakistan, or any threat or nuclear threat from India will instigate Pakistan to launch an attack on India। तो ये था हमारा एक हाई, यानी कि इंडिया अगर न्यूक्लियर अटैक का खतरा हुआ तो फिर हम उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, या फिर मुल्क खतरे में हो गया, उसके टूटने का खतरा पड़ गया तो फिर शायद हम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमने उसको लोअर किया हुआ है, उस थ्रेशोल्ड को, इसको बहुत नीचे ले आए कि अगर इंडिया कन्वेंशनल वेपन्स के साथ भी पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान विद कन्वेंशनल आर्मी कैन नॉट fight the bigger Indian army, well equipped and outnumbered। तो उसमें even to address that existential threat from the conventional attack from India under cold start doctrine, इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के, अचानक पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमले हैं इसमें हम पाकिस्तान के पेट के अंदर जाकर तो पाकिस्तान की टेरिटरी को अलहदा कर देंगे उनके साथ अचानक हमले की वजह से, तो पाकिस्तान will get crippled। तो पाकिस्तान has made this strategy which is a new nuclear policy which is also called full spectrum deterrence policy। फुल स्पेक्ट्रम का मतलब है कि न्यूक्लियर और साथ साथ में कन्वेंशनल अटैक भी इंडिया ने किया तो हम उसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से ही देंगे, और छोटे छोटे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए जिनको नसर मिसाइल्स बोलते हैं, उसके साथ हम इस अटैक का जवाब देंगे।
तो इसको कहती है प्रिपेयर्डनेस। न्यूक्लियर भी, यानी स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक जो प्रिपेयर्डनेस है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल एक और भी तरह से है कि इंटरनल जो थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, चाहे वो टीटीपी से है, चाहे वो दुश्मनों की प्रॉक्सीज के साथ से है, उसका भी जवाब हम देंगे। हमारी आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमारी एजेंसीज, डोमेस्टिक एजेंसीज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी और सिविलियंस जो है वो एक पेज के ऊपर है। गो के सिविलियंस इतने मजबूत नहीं हुए, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, कि वो इस थ्रेट को, जो एक जो अंदरूनी थ्रेट है उसको जवाब दे सकें। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी रखें किसी भी किस्म के कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल थ्रेट से अपने आप को बचाने के लिए। तो पहली हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव या पहली फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन क्या है? प्रिपेयर्डनेस, कि we have to be prepare all the time to address the existential issues, either conventional or non-conventional. ठीक हो गया? तो that is the first one, preparedness, कि we are prepared. The second one is image rebranding. ठीक है, हम इंडिया के मुकाबले मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन will show patience and tolerance towards Indian instigation. जैसे इंडिया इंस्टिगेट करता रहा है पाकिस्तान को, खासतौर पर मोदी सरकार के होते हुए, कभी उसने हमला कर दिया। हमला का मुराद है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग छेड़ दी और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला। इवन पाकिस्तानी आर्मी वाज बिजी on Afghanistan's front when in the previous term Modi you know started his government. So Pakistan's army was busy in Zarb-e-Azb. On the other hand, they started aggressive strikes against Pakistan across line of control. And in order to build pressure upon Pakistan, the Eastern Front, Pakistan was busy in the Western Front. And the Indian strategy was to sandwich Pakistan. तो पाकिस्तान ने शिकायत भी की अमेरिका से काफ़ी दफ़ा कि इंडिया हमारा ध्यान ज़रब-ए-अज़ब से हटाने के लिए उधर प्रेशर डाल रहा है, ताकि हम अपनी फोर्सेस को मजबूर हो जाए कि वहाँ से निकाल के तो इस तरफ को लगाएं, क्योंकि इंडिया को पता है कि ज़रब-ए-अज़ब के ज़रिए से अगर क्लियरेंस हो गई इस एरिया में तो फिर पाकिस्तान जो है काफ़ी हद तक सुकून में आ जाएगा। जो टीटीपी के अटैक्स थे पाकिस्तान के ऊपर, और ख़ास तौर पर चूँकि चाइना के बेनाइन प्रेशर के ऊपर पाकिस्तान ने ज़रब-ए-अज़ब को स्टार्ट किया था, वहाँ पे चूबुर मुस्लिम्स थे या फिर उज़्बेक जो मिलिटेंट्स थे वो छुपे हुए थे टीटीपी के साथ मिलके, तो वो सारे थ्रेटन कर रहे थे सी पैक को। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि वो प्रोवोक कर रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान किसी तरीके से कोई गलती कर दे और फिर उसके जवाब में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस चीज का शोर मचाए, ढिंढोरा पीटे। तो इसको कहते हैं इमेज रीब्रांडिंग। पाकिस्तान का इमेज क्या था? What Pakistan's image as a brand was taken, a very notorious one, that Pakistan harbors terrorists, Pakistan supports them in the neighborhood and in the region, and these terrorists, they even go beyond a region and create chaos in the world. तो ये था पाकिस्तान के कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स को यूज करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को परसू करने के लिए, चाहे वो कश्मीर में यूज कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में सपोर्ट करता है मिलिटेंट्स को या एक्सट्रीमिस्ट्स को या ये तालिबान वगैरह को। और दूसरी तरफ ईरान भी इस चीज़ से नाराज़ था कि पाकिस्तान सुन्नी मिलिटेंट्स को इस्तेमाल करता है ईरान की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया के कहने पर। तो ये एक अच्छा खासा पाकिस्तान का एक इमेज बना हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान in 1980s supported the Mujahideen in Afghanistan, and all the flood of these Mujahideens after they had won the war against Russia came into Pakistan. Pakistan knew what to do with these Mujahideens. She directed them to Kashmir or elsewhere. तो वो वहां से फिर मिलिटेंसी और वो, तो एक तरह से पाकिस्तान का इमेज कुछ ऐसा ही था कि पाकिस्तान का ब्रांड नेम कुछ ये बना हुआ था। लेकिन नाउ दैट इमेज रीब्रांडिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया है, टीटीपी के खिलाफ लड़ाई की है 10-15 साल से बहुत ज्यादा,
बल्कि 2001 से लेकर अब तक तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया, लेकिन सही अटैक्स जो टीटीपी के पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हुए वो लाल मस्जिद के बाद स्टार्ट हुए। तो हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी है, बड़े ज़ख्म भी हमने झेले हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीस प्रोसेस में मीडिएटर है अफगानिस्तान में। उसके बाद ये भी इमेज को रीबिल्ड करने की बात है। फिर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, जो कि ख़ास तौर पे आईएसआई के समझा जाता है पूरी दुनिया में कि आईएसआई के वो बड़े फेवरेट हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है इंडिया को ब्लीड करने के लिए, या जो कश्मीर के मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान ने उनको काफ़ी हद तक रिस्ट्रेंट किया हुआ है। कश्मीर में वैसी जो है वो एक्टिविटीज़, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है, बहुत हद तक कम हो गई हैं। कश्मीर की अपनी इंडिजिनस मूवमेंट जो है वो बढ़ रही है, और वहाँ पे प्रोटेस्ट मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट के बढ़ने के साथ एक तरह से इमेज जाएगा कि अब पाकिस्तान जो है मिलिटेंसी को इस्तेमाल नहीं करता। तो इमेज रीब्रांडिंग के अंदर भी पाकिस्तान शामिल है। और दूसरे नंबर पर ये इमेज को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर आने वाली सी पैक की कामयाबी के लिए। अगर इस इमेज को हमने ज़ायल ना किया तो इवन चाइना भी शायद पाकिस्तान से किनारा कशी कर ले। नंबर दो, एक पीस के लिए, और हमने इस्तेमाल करके देख लिया है 1980s में, यही तालिबान थे जिनको हम सपोर्ट करते हैं, उसके बाद यही तालिबान हमारे खिलाफ हो गए। यही सिपह सहाबा और फिर उसके बाद निकलने वाले लश्कर जंगवी, इनके बारे में कहा जाए पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के कहने पर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा है ईरान के खिलाफ, तो वही हमारे गाटे पड़ गए। तो इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान ने ये भी लेसन सीख लिए हुए हैं, अब अपनी रीब्रांडिंग कर रहा है पाकिस्तान। तो सेकंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इसका पाकिस्तान का है कि इमेज को रीबिल्ड किया जाए और सीरियसली दुनिया को दिखाया जाए कि हमने इनको कंटेन किया, मिलिटेंसी को। अफगानिस्तान में भी हम पीस प्रोसेस में शामिल हैं, दाइश के खिलाफ हम इत्तेहाद में शामिल है, जो रीजनल इत्तेहाद है ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया का दाइश के खिलाफ। फिर उसके बाद हम इंडिया के अंदर भी जो कश्मीरियों की मदद करने के लिए तंजीमें जाती थी, उनके ऊपर भी हाथ ज़रा टाइट करके डाला हुआ पाकिस्तान ने। इवन कि उनके उनके वर्कर से अगर आप मिलें और बात करें तो वो यही कहते हैं कि आईएसआई ने और मिलिट्री ने हमें धोखा दिया है और हमें जो है काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इमेज रीब्रांडिंग कर रहा है। इमेज अच्छा होगा तो फैटफ से भी निकल जाएंगे, इमेज अच्छा होगा तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हम अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे, इमेज अच्छा होगा तो हम जो है पाकिस्तान का ब्रांड नेम बिकेगा। फिर उसके बाद इमेज अच्छा होगा तो सीपैक कामयाब होगा, बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी। तो कितने हो गए हमारे फॉरेन पॉलिसी डायमेंशंस? पहले नंबर तो प्रिपेयर्डनेस, फिर दूसरे नंबर पर इमेज रीब्रांडिंग, पहले नंबर पर प्रिपेयर्डनेस, दूसरे इमेज रीब्रांडिंग, तीसरे अब मैं नीचे यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकता हूँ जो मैंने चीजें आपको बताई हैं मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन आप खुद ही से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद फिर आप लिख लीजिएगा। नंबर 3, पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन। ये भी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इसको पाकिस्तान का है करंटली। क्या चाहता है पाकिस्तान? पार्टिसिपेशन, रीजनल पार्टिसिपेशन हो जाए। हम देख सकते हैं किस किस मामलात में पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी पीस प्रोसेस के मामलात में, खासतौर पे अफगानिस्तान के मसले पर तालिबान के साथ पीस प्रोसेस के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान जो है मीडिएट करवा रहा है, पार्टिसिपेशन। फिर उसके बाद दाइश को ख़त्म करने के लिए रीजनल पार्टिसिपेशन का पाकिस्तान हिस्सा है, रीजनल अप्रोच हमने एक नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिल के अडॉप्ट किए। नंबर 2, फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है हम रीजन को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। How can we integrate that region? Because Pakistan is a central point, is at the crossroads in Asia. That Pakistan connects South Asia and Central Asia together. Pakistan provides the regional gateway to all of them for the trade purposes. So Pakistan can become energy corridor and a very, very important conduit for the other countries to trade across। तो पाकिस्तान तो इंटीग्रेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन बोथ ऑफ देम आर linked with each other. If you do not participate in the issues of the region, you cannot be a great hand in integrating the region.
तो इंटीग्रेशन जो है सीपैक के जरिए से, जैसे BRI के प्रोजेक्ट में जो इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है, सारी एशिया को इंटीग्रेट करा रहा है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, इंटीग्रेट भी कर रहा है। तो सीपैक जो प्रोजेक्ट है, नॉट ओनली इट इंटीग्रेट्स द होल रीजन, बट ऑल्सो इट कनेक्ट्स SAARC, the region which is called SAARC, and SCO, Shanghai Cooperation Organization. Pakistan is a part of Shanghai Cooperation Organization. और उसके बाद फिर ईस्ट में जो सार्क है, और फिर ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का हिस्सा है। तो इसके पाकिस्तान सेंटर में है, और इसके अलावा कोई कंट्री ऐसी नहीं है, मेरे इस वक्त याद नहीं आ रही, जो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तीनों का हिस्सा है। जैसे अफगानिस्तान सार्क का भी हिस्सा है, और इसके साथ ECO का भी हिस्सा है, लेकिन SCO का हिस्सा नहीं है। इंडिया SCO का भी हिस्सा है, पाकिस्तान भी SCO का हिस्सा है, इंडिया भी सार्क का हिस्सा है, पाकिस्तान भी सार्क का हिस्सा है, लेकिन इंडिया ECO का हिस्सा नहीं है। ECO सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दीज 3 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। तो फिर पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री which is geared to connecting all these regions together, and then with CPEC, Pakistan serves as an opportunity for the other countries to connect with. तो दोनों पार्टिसिपेशन इंटीग्रेशन दोनों पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको याद रहेगा कि पार्टिसिपेशन इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है जब तक आप अपने इमेज को ना बिल्ड करें। रीबिल्डिंग इमेज, रीब्रांडिंग योरसेल्फ, अपना ब्रांड बदलें, बजाय इसके कि आप ये कहलाएं कि यू आर रिलीजियसली यूनिटिक नेशन या फिर एक्सट्रीमिस्ट नेशन एंड राइप फॉर रिलीजियस सेंटिमेंट एंड सेक्टेरियन सिविल स्ट्राइफ। आप दुनिया को शो कराएं कि हम टॉलरेंट हैं, हम एक्सक्लूसिव सोसाइटी हैं, हम इंक्लूसिव सोसाइटी हैं, और हम अपने ब्रांड को तब्दील करना चाहते हैं। तो ये हो गया तीसरे नंबर पर। चौथा हो गया रीबैलेंसिंग एंड चेंजिंग पावर डायनामिक्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप जब इंटीग्रेट कर रहे हो, जब पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये पावर डायनामिक्स चेंज हो रहा है। खास तौर पर हमने देखा 2011 और उसके बाद, इवन उससे पहले भी, अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ था। इंडिया को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज, चाइना के खिलाफ उसको पुलिस मैन बनाना चाहती है, काउंटरवेट बनाना चाहती है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया को पुलिस मैन बनाना चाहती है। साउथ एशिया की जो एक अमेरिकन पॉलिसी, यूएस ने पॉलिसी थी अंडर ट्रम्प, आई थिंक 2017 में शायद, तो उसमें भी इंडिया को रीजनल हेजमॉन के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़े हुए हैं कि इंडिया की मर्जी के मुताबिक, उसकी कंडीशंस के मुताबिक पीस कर लें, कश्मीर का फैसला उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। ये सारी चीजें क्या हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, इतना प्रेशर। और फिर उसके बाद इंडिया को जो इतनी सपोर्ट थी, और इंडिया में चूंकि स्टेबिलिटी रही, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं रही 9/11 के बाद, इंडिया इंटीग्रेट अपने आप को करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ, पाकिस्तान नहीं कर सका उस तरीके से। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन के उभरा, पाकिस्तान इस तरीके से नहीं। पाकिस्तान तो बहुत सारे मसाइल का शिकार। तो इंडिया इतना बढ़ गया, इतना ताकतवर हो गया, और इसके बदले में हमने फिर चुना कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ जाए तो तुम चाइना के साथ चले जाए, और चाइना के साथ हमारी जो है वो दोस्ती ज्यादा होनी शुरू, ताकि पावर बैलेंस हो सके, रीजनल पावर बैलेंस। इसको रीअलाइनमेंट, पहले पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, अब इंडिया बन रहा है अमेरिका का इत्तेहादी। पाकिस्तान चाइना और रशिया के साथ जो है जो सिक्योरिटी अलायंस जो है ऐसे जो है वो डिक्लेयर्ड तो नहीं है, लेकिन उन अलायंस में जा, तो ये इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। लेकिन अब ये भी पता है हमें कि वी कैन नॉट अपोज अमेरिका, द सोल सुपर पावर इवन एट प्रेजेंट, whole hog. So we are trying to maintain balance in in that realignment policy. ये इसके अंदर हम फिर भी बैलेंस क्रिएट, हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, खास तौर पे हम जो पीस मीडिएट करवा रहे हैं, अमेरिका को वहां से विड्रॉल के लिए बहुत जरूरी है कि पीस मीडिएट करवाएं और अफगानिस्तान में पीस हो।
पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पे एक हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो, और अफगानिस्तान में पीस ना हुआ तो फिर उसके असरात पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की सूरत में आएंगे। तो दोनों एक पेज पर है। तो हम अमेरिका के साथ भी खड़े और चाइना के साथ भी, क्योंकि वो रीजनल पावर है, पाकिस्तान के नेबरहुड है, सीपैक लेके आया पाकिस्तान। तो हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन रिलेशंस में, किसी भी सुपर पावर को नाराज ना किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाली दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। इसमें एक पावर नहीं होगी, डिफरेंट किस्म की पावर्स होंगी। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मेंटेन बैलेंस इन दैट चेंजिंग पावर डायनामिक्स। दूसरी तरफ एक रीजनल कहानी चली हुई है। रीजनल जो जो स्ट्रेटेजिक पावर के लिए जो फाइट है वो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। सऊदी ईरान राइवलरी में भी पाकिस्तान मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है बैलेंस, लेकिन मसला ये है कि सऊदी अरेबिया हैज मनी and Saudi Arabia is always ready to give money to Pakistan, because loyalties in international relations, one thing is very important. In international politics, loyalties are not given, they are bought. And Saudi Arabia has money to buy to buy anyone's loyalties. America has money to buy our loyalties. We have been on that sale for so many years, for over decades. तो इस तरह से जो है तो सऊदी अरेबिया हमें, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया में इतने सारे पाकिस्तानी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक्सपैट्रिएट्स, कि वो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे बहुत, क्योंकि इसको कहते हैं एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट कौन सी है, पाकिस्तान की ये लेबर फोर्स जो कि मिडिल ईस्ट में गई हुई है, ये एक्सपोर्ट हमने की हुई है, ये प्रोडक्ट है, हमारी ह्यूमन कैपिटल है। तो उस प्रोडक्ट को हमने वहाँ पे भेजा हुआ, वो कमा कमा के पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, रेमिटेंसेस बढ़ते हैं, और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो है वो उसको लूज नहीं करना चाहते। क्योंकि सऊदी अरेबिया बड़ा जालिम है इस मामले में, उसने ना आए देखना ना ताएं देखना, उसने ऐसी लॉस बनाने शुरू कर देनी है कि पाकिस्तानी छूट छोड़ के पाकिस्तान में आना शुरू कर देंगे, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी इकोनॉमी और बैठनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया एक रीजनल पावर के तौर पर पाकिस्तान को हर दफा मदद देता है। तो हम चाहते हैं सऊदी अरेबिया भी ना छूटे, ईरान भी ना छूटे हमसे। और ईरान के साथ रिसेंटली हमने ताल्लुकात अच्छे तरीके से बढ़ाए हैं। हमने उनको बावर करवाया कि अगर बलूचिस्तान के अंदर ये इंसर्जेंसी जारी रहती है तो फिर आपका बलूचिस्तान भी नहीं बच सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितना बलूचिस्तान है तकरीबन इतना ही, या थोड़ा आगे पीछे करके ईरान के पास भी बलूचिस्तान है। तो दो बलूचिस्तान से ये पूरा एक बलूचिस्तान है, उनकी भी रिबेलियन चल रही है, हमारी भी रिबेलियन चल रही है। अगर ये कामयाब हो गया तो वो बलूचिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये पाकिस्तान को भी पता है, ये उसको भी पता है। तो दोनों जो है एक दूसरे की मुखालफत में एक दूसरे के रेबल्स को जो है वो अपनी जगह देते रहे, उनसे नजरें पीछे करते रहे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान में अलायंस बनने की उम्मीदें हैं। उसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चाइना अब ईरान में आ गया, और पाकिस्तान से बड़ी ऑफर दी है उन्होंने चाइना को। पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है कितने गुना ज्यादा उन्होंने पैसे लगा के उनकी पोर्ट्स भी, और उसके बाद उनके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो अगर वो यहाँ पे आ गया तो फिर सी पैक, और ईरान का जो सी पैक इस वक्त होगा वो ईरान का सी पैक तो नहीं होगा, उनका तो कुछ और होगा, लेकिन उनको आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा, और इसमें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात और ज्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इन चेंजिंग पावर डायनेमिक्स में, चेंज हो रही है। तो आपने चार चीजें याद रखनी है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, 4 pronged फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये 4 pronged फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। प्रिपेयर्डनेस, हम तैयार हैं। इमेज रीब्रांडिंग, अपना इमेज बेहतर बनाने की कोशिश, अपना ब्रांड बेहतर करने की कोशिश करें। पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रीजनल इश्यूज में, और फिर इंटीग्रेट भी कर रहे हैं ट्रेड के जरिए से। ट्रेड और कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीबैलेंसिंग इन चेंजिंग पावर डायनेमिक्स, हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट पावर्स के दरमियान में, रीजनल हो या फिर वो ग्लोबल हो। ठीक है, ये मैं अब आपको स्टॉप कर रहा हूँ मीटिंग को, और फिर उसके बाद क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, और फिर मैं इसको मैंने कर दिया है पॉज।
पॉज कर दिया है तो अभी टाइम खत्म हो गया, तो दोबारा आप ज्वाइन करें मुझे। ठीक हो गया, स्टॉप शेयरिंग। अभी आपने दोबारा ज्वाइन करना है।